एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनामिक्स एंड इसका लेक्चर नंबर 6 डी आ गया है। ओके, आई होप आपने ए बी सी पार्ट्स इसके देखे हों, क्योंकि वहां से हमने शुरुआत कर दी थी एंथैल्पी चेंज की, एंथैल्पी की कि क्या होता है। ओके, आज का जो लेक्चर है, अगर हम थर्मोकेमिस्ट्री के हिसाब से बात करें तो लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हमें क्या देखना होता है कि जो केमिकल रिएक्शंस है, डिफरेंट टाइप के जो केमिकल रिएक्शन है, उनके अंदर एंथैल्पी चेंज कैसे होता है, कब हीट इसमें इवॉल्व होती है, कब इसमें एब्जॉर्ब की जाती है रिएक्शन में, तो वो सब हम देख रहे हैं। एंड इसमें ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आई थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आया था, ठीक है, हेस लॉ। तो उसको भी हमने बहुत अच्छे से जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें डिस्कस किया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन में वीडियो रखा है, आप देख सकते हैं। एंड अगर आपको सर्च करना है तो आप सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे, डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं, स्टडी विद मी एकता लिख दीजिए, हेस लॉ स्टडी विद मी एकता, तो आपको मिल जाएगा। ओके, जो डिफरेंट टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें हमें एंथैल्पी चेंज देखना है। तो ये सिर्फ हमारी रिएक्शंस बची हुई थी। एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन वो हमने देख लिया था, ठीक है। एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन वो हमने देख लिया। एंड उसके साथ हमने कैलोरीफिक वैल्यू को पढ़ लिया, हेस लॉ को पढ़ लिया। ओके, कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे उनके ऊपर बेस्ड। तो अब हम देखने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, लैटिस एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। एंड कल एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ बताइए। ओके, तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आपने हेडिंग डाल ली होगी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, व्हेनेवर यू वाचिंग दिस वीडियो। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो देख लेते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है। ओके, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का क्या मतलब, इसके नाम से पता चल रहा है कि एटम्स में टूटना। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि एंथैल्पी चेंज, वो एंथैल्पी चेंज जब क्या होता है, कोई भी बॉन्ड या फिर हम बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ बॉन्ड ब्रेक होता है इसके गैसियस एटम्स में। क्या बोला मैंने, गैसियस एटम्स में कंप्लीटली जब वो ब्रेक हो जाता है, कोई भी जो बॉन्ड है 1 मोल ऑफ बॉन्ड जब ब्रेक होता है इसके गैसियस एटम्स में, तो उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है, आप याद रखिए, जब भी बॉन्ड ब्रेक होने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो भी रिएक्शन है वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा एंड देन बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन होगा। ओके, तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। एंथैल्पी चेंज या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि जब कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या होता है, एनर्जी देते हैं उसको। ओके, या फिर हम लिख सकते हैं हीट रिलीज, हीट एब्सॉर्ब amount of heat absorbed, या तो आप लिख लीजिए एंथैल्पी चेंज, ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या, हीट, अमाउंट ऑफ हीट absorbed when 1 mole of bond breaks completely, पूरी तरीके से बॉन्ड टूट जाएगा, completely into its gaseous atoms। किस में तोड़ना है, उसकी गैसियस एटम्स में तोड़ना है। ओके, तो इसको आपको ये पता चलेगा कि कैसे डिनोट करते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को। इस तरीके से हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने नोट लगाया है क्योंकि हम 1 मोल ऑफ बॉन्ड की बात कर रहे हैं। कितना, 1 मोल ऑफ बॉन्ड। जैसे कि हमारे पास है H2, ठीक है, ये हमारे पास है, तो ये एक मॉलिक्यूल है H2, 1 मोल।
तो ये इस तरीके से होता है, ओके, एक बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होता है। तो जब इस बॉन्ड को हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो जो एनर्जी हम इसको प्रोवाइड करेंगे तो वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो पॉजिटिव होगी जब ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा इसका, तो इसका क्या फॉर्म हो जाएगा, 2H बन गया, वो भी कैसा, गैसियस। ये यहाँ पे भी क्या गैसियस ही है। तो इसमें जो डेल H एटमाइजेशन होगा वो होता है अब अराउंड, प्लस में लेंगे 435 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 435 किलो जूल पर मोल। इसी तरीके से जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल गिवन है, ये सोडियम सॉलिड है, ठीक है। अब आपको यहां से पता चल जाएगा कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड बॉन्ड एंथैल्पी में क्या डिफरेंस है, ओके, यहां से आपको पता चल जाएगा। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे अगर हम बात करें H2, तो ये क्या है, एक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी इसको बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, कि कोई भी बॉन्ड टूट रहा है किसमें, एटम्स में, ठीक है। ये हमारा मॉलिक्यूल था जो कि इस बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ था, किसमें टूट गया, एटम्स में, ओके। तो इस तरीके से जैसे हमारे पास ये है सोडियम है, इसका एक मोल है, तो इसको हमें किसमें लेके जाना है, सोडियम गैसियस में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हीट देनी पड़ेगी। जो कोई सॉलिड है, सॉलिड, उसको क्या करना पड़ेगा, गैसियस फॉर्म में लेके जाना है। तो हमने पढ़ा है कि क्या होता है, इसके लिए कौन सी एंथैल्पी हम यूज करते हैं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। हुआ कि नहीं हुआ, जब कोई भी सॉलिड डायरेक्टली किसमें जाता है, गैसेस में जाता है, तो उसको जो एंथैल्पी चेंज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, कितनी इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कितनी इसको हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो हो जाएगा, जो चेंज है वो होगा अराउंड 108 या 180 कुछ है, 108 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये आप चेक कर लेना, 108 ही है, 108.4 किलो जूल पर मोल, इतनी हीट आपको इसको देनी पड़ेगी, ओके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, CH4 है, मीथेन गैस है, ओके। मीथेन गैस है, तो मीथेन कुछ इस तरीके से होती है, यहीं पे बना लेती हूं, जैसे ये इसके पास बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड, CH 4 बॉन्ड होते हैं। तो इसके जो बॉन्ड्स हैं, इनको ब्रेक करने के लिए जो टोटल जो एनर्जी होगी, मतलब इसके जो 1 मोल ऑफ CH4 है, मतलब मीथेन है, इसको इसके एटम्स में ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, अराउंड जो डेल्टा H इसकी वैल्यू होती है एटमाइजेशन की, वो होती है प्लस 1665 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये एनर्जी देनी पड़ती है, एंड क्या बन जाएगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने बनेंगे, 4 हाइड्रोजन, एंड किस में होंगे, कार्बन भी किस में होगा, गैसियस फॉर्म में, ओके। सो ये क्या बन गया, 4H गैसियस। समझ पा रहे हैं कि 1 मोल बॉन्ड को तोड़ना है किसमें, उसके गैसियस एटम में, बहुत सिंपल है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट एंथैल्पी, जो कि है बॉन्ड एंथैल्पी, जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। अब बॉन्ड एंथैल्पी देखिए क्या होता है कि या तो कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, या फिर कोई बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ओके। तो एंथैल्पी में जो चेंज होंगे तो उसको हम बोलेंगे क्या, एंथैल्पी बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। तो इसमें 2 तरीके से हो सकता है, जब क्या हो, बॉन्ड मेकिंग हो, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। या फिर एक और क्या बोल सकते हैं हम इसको, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो, बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें हम क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन, ओके। तो जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है, जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है, तो जैसे मतलब हमारे पास ये 2H है, ओके। तो इसका मान लीजिए बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा, मतलब एक H हमारे पास है, मतलब 2H है, H एंड H, तो ये मिलके क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेंगे,
ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे रही हूँ, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, कोई बॉन्ड बना लेंगे, अपना अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे एंड क्या कर लेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। बॉन्ड क्यों बनता है, क्योंकि उनको स्टेबल होना है, इसलिए बॉन्ड बनता है। अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर ये दोनों क्या कर लें, साझा कर ले, इस तरीके से शेयरिंग कर ले, तो क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा एंड दोनों का डुप्लीट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दोनों के पास एक तरीके से, इसके पास भी एंड इसके पास भी, तो ये क्या हो गए, स्टेबल हो गए। ठीक है, तो मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज की जाती है। ठीक है, एनर्जी क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। और आपको पता है एनर्जी रिलीज होती है, इसका मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं मोस्टली। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब जो डेल H जो बॉन्ड होगा उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, जब बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू नेगेटिव हम लेते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे कि जब भी कोई बॉन्ड डिसोशिएट हो रहा है, टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है किसी भी बॉन्ड का, यही अगर हम एग्जांपल लें तो जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है, ओके, तो क्या होगा, उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये जब हीट, अगर मान लीजिए जो एनर्जी है वो हम इसको क्या दे रहे हैं, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऐसे ही नॉर्मल ब्रेक नहीं होगा। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, हीट या फिर एनर्जी किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, हीट एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब की जाती है, दैट मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन बहुत ही कॉमन बातें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब जो डेल्टा H की वैल्यू होगी, मतलब एंथैल्पी में जो चेंज होगा वो कैसी, उसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव, राइट, उसकी वैल्यू पॉजिटिव हमारे पास आएगी। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इसको भी हम दो तरीके से पढ़ेंगे, आपकी जो बुक है उसमें दो तरीके से बताया गया है। अगर कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है, जैसे कि हमने H2 का एग्जांपल लिया, तो क्या होगी, अगर कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो क्या होगी। ठीक है, किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं। तो बॉन्ड एंथैल्पी में हम क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकती हूं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, ओके, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जब हम क्या ले रहे हैं, एक तरीके से जब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हम लेते हैं, तो मैं कुछ इसमें जो बॉन्ड का डिसोसिएशन हो रहा है तो उसमें मैं दो कंडीशन ले लेती हूं। ठीक है, एक तो यही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एक हो जाएगा बॉन्ड मीन बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, एक तो हो गया बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एक हो गया हमारे पास क्या, मीन बॉन्ड एंथैल्पी। तो ये जो मीन बॉन्ड एंथैल्पी है ये हम कब निकालते हैं, तो उसको हम अभी देख लेते हैं। देखिए, जब भी क्या होता है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, फोर डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फिर कंपाउंड मॉलिक्यूल ही लिख लीजिए। डायटम मीन्स टू एटम्स हैं एंड इसको कब यूज करेंगे, मीन बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब क्या होगा, जो पॉली एटम्स हैं, पॉली एटम कंपाउंड लिख लीजिए। तो इसकी डेफिनेशन पहले हम समझते हैं कि बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, फिर हम बोल सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है। तो ये भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ही है, बट इसमें हम क्या कर रहे हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है या फिर हम बोल सकते हैं पॉली एटॉमिक कंपाउंड है, जिसके अंदर दो से ज्यादा उसके अंदर एटम से वो मिलके बना हुआ है, ये सिर्फ दो एटम से मिलके बना हुआ है। तो एक बार बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ये सिमिलर है एक तरीके से जो आपने एटोमाइजेशन पढ़ा उसके, बट इसमें छोटा सा डिफरेंस है। छोटा सा डिफरेंस क्या है, देखिए, NaC, the amount of heat
required when 1 mole of bond 1 mole of bond of covalent compound, covalent gaseous compound, covalent gaseous compound dissociate into its gaseous atoms। उसमें क्या था, कोई भी 1 मोल बॉन्ड क्या कर रहा था, ब्रेक हो रहा था किसमें, उसकी गैसियस एटम्स में। तो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड व्हेन 1 मोल ऑफ बॉन्ड 1 mole of bond of covalent compound dissociate या फिर break, कुछ भी लिखिए, break down इसकी जगह into its gaseous atoms। ये जो अपनी gaseous atoms में break होता है 1 mole of bond, कौन सा bond, covalent bond। कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड है, ऑब्वियसली कोवेलेंट कंपाउंड होगा। ओके, तो इसमें तो हमने कोई स्पेसिफाई नहीं किया था, जो एटोमाइजेशन था उसमें, एटॉमिक जो हमने प्रीवियस पढ़ा अभी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, उसमें हमने कोवेलेंट को मेंशन नहीं किया था। इसमें कोवेलेंट एंड गैसियस कंपाउंड ही होना चाहिए, इसमें लिक्विड या फिर सॉलिड कंपाउंड नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें तो हमने क्या किया था, जैसे हमने ये सोडियम था उसको भी चेंज कर दिया था किसमें, सोडियम गैसियस में। लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे, कोवेलेंट एंड गैसियस कंपाउंड ही हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो इसमें चलिए देख लेते हैं अब हम कि जब डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो वही एग्जांपल लेते हैं। जैसे H2 है तो इसको 1 मोल ऑफ कंपाउंड है। ओके, तो इसमें 2H एंड वही डेल H की वैल्यू 3, बॉन्ड लिख लेती मैं 3 435 किलो जूल पर मोल। इसी तरीके से जो Cl2 है तो ये क्या बन जाएगा, Cl में 2Cl, Cl में टूट जाएगा। तो इसमें जो डेल्टा H की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एंड ये वैल्यूज जो है ये मैं मेंशन कर दूंगी, या फिर आप अपनी नोट जो बुक है उसमें भी आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक से ही मैंने ये वैल्यूज उठाई हैं। जब ऑक्सीजन होता है O2, ये जब ब्रेक डाउन करता है तो ये किस में फॉर्म हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन में। ओके, तो इसमें जो डेल्टा H बॉन्ड होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो वो क्या होगी, वो भी पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। ओके, एंड इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। ये तो हमारे हो गए डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के। ओके, जब हमारे पास क्या है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब पॉलीएटॉमिक कोई कंपाउंड है, गैसियस कोवेलेंट कंपाउंड है। तो जैसे कि यही एग्जांपल लेंगे CH4, ये गैसियस है एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं इसके अंदर क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, CHH इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये देखिए, इसको समझना होता है कि मीन बॉन्ड एंथैल्पी क्या है। देखिए इसमें अगर हमारे पास क्या है, एक बॉन्ड है, मतलब 2 एटम्स के बीच में एक बॉन्ड मिलता है, तो उसको ब्रेक करना है तो उसकी एंथैल्पी को देखेंगे कि क्या है। लेकिन इसमें कितने हैं, CH कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड्स हैं, CH 4 बॉन्ड हैं। तो इनकी जो हम एक बार ये बॉन्ड टूटेगा, एक बार ये टूटेगा, एक बार ये टूटेगा, एक बार ये टूटेगा, तो इसकी जो टोटल जो एनर्जी है, मतलब टोटल बॉन्ड एंथैल्पी अगर हम बात करें इसकी CH4 की, तो वो होती है 1665 किलो जूल पर मोल। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये वैल्यू होती है इसकी। ओके, बट क्या करना है हमें ये देखना है, यस देखिए आपकी जो बुक है उसमें जो डेटा है वो गिवन है। एक बार मैं इसको साफ कर देती हूँ, आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए। देखिए आपकी जो बुक है कुछ इस तरीके से उसमें गिवन है। इसमें देखिए एक बॉन्ड तो है नहीं, CH4, तो इसको मैं खोल के लिख लेती हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। इस तरीके से ये CH4 है,
मीथेन जिसको हम बोलते हैं गैसियस है। ओके, तो इसका जब ब्रेकडाउन होता है तो उसको कुछ हीट प्रोवाइड की जाती है, तो ये क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड हमने मान लीजिए इसका ब्रेक किया, तो क्या बचा यहाँ पे CH3 बचा एक तरीके से, प्लस ये क्या है गैसियस, प्लस क्या हुआ H गैसियस। ओके, इस तरीके से बचा। अब क्या करेंगे, ये जो CH3 है, मैं ऐसे लिख लो, समझ गए होंगे आई होप। जब CH3 है तो इसका हम एक और बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, ठीक है, ये बचा था, इसका एक और बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, तो क्या होगा, हमारे पास बचा CH2 गैसियस प्लस एक और हमारे पास हाइड्रोजन निकल गया। CH बॉन्ड को ही ब्रेक कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, CH2 ये बचा, तो इसके हम बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, तो क्या बचा CH गैसियस एंड H गैसियस, हाइड्रोजन गैसियस। अब जो CH है, एक ही बॉन्ड बचा है इनके बीच, तो इसको हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कार्बन गैसियस फॉर्म में एंड हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में। तो इनकी जो एनर्जी, तो जो इनकी जो एंथैल्पीज में जो चेंजेस थे उनको हम लिख लेते हैं। जैसे ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, CH4 में जो एक बॉन्ड ब्रेक होता है, तो इसके लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, मतलब जो एंथैल्पी में जो चेंज आया वो होता है, पॉजिटिव वैल्यू होगी 427, ठीक है। इसी तरीके से जब ये जो CH3 में से जब एक बॉन्ड ब्रेक हुआ एंड ये मतलब CH बॉन्ड ही ब्रेक होता है, मतलब CH2H, इस तरीके से समझ पा रहे हैं। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो कितनी एनर्जी चेंज, मतलब या हम बोल सकते हैं एंथैल्पी चेंज होता है। तो इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज है वो होता है 439 किलोजूल पर मोल है, किलोजूल पर मोल। ये आपकी बुक का ही डेटा है। अब देखो, जब ये CH2 बॉन्ड CH2 में से जब एक CH बॉन्ड जो ब्रेक होता है तो इसमें निकलती है 452 एंड इसके लिए होगी 347, ठीक है। इस तरीके से अराउंड यही होती हैं, यही है। तो 27, 39 एंड 52, तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के लगभग बहुत सिमिलर है, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट अगर वैल्यूज आती हैं, डिफरेंट टाइप की जो वैल्यूज आ रही हैं, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन सी वैल्यू को हम ले, ठीक है, कि कौन सी वैल्यू को हम यूज करें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में, क्योंकि इसके पास 4 बॉन्ड हैं, सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, एक तरीके से दिख रहे हैं, CH, बट जब शुरू में एक बॉन्ड टूटता है तो ये एनर्जी निकलती है एंड देन ये निकलती है, तो थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस है। लेकिन हमें क्या पता है, हमें पता है इसकी जो टोटल एनर्जी होती है डेल्टा H बॉन्ड डिसोसिएशन की जो टोटल जो एंथैल्पी चेंज है वो होता है इतना। तो इसलिए क्योंकि इनमें क्या है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बिल्कुल सिमिलर वैल्यूज नहीं है, तो इसलिए क्या किया गया कि इसकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए मीन बॉन्ड एंथैल्पी को यूज किया गया। अब मीन बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, देखिए अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास यही आने वाला है, ठीक है, आप करके देख लेना, ये सारे किलोजूल पर मोल हैं, तो इतनी ही वैल्यूज की आने वाली है। तो इसके लिए एक रिजल्ट निकाला गया कि जितनी भी बॉन्ड एंथैल्पी हैं, अगर हम उनका टोटल करते हैं तो ये इसी के इक्वल आ रहा है। अगर हम क्या करते हैं, CH4 के सारे बॉन्ड तोड़ देते हैं, ठीक है, कार्बन गैसियस एंड हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन गैसियस में, तो इनकी जो एनर्जी एंथैल्पी चेंज है वो आ रहा है ये। जब हम एक एक बॉन्ड को तोड़ते चले जाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे एक एक बॉन्ड को तोड़ते हैं, तो थोड़ा थोड़ा उनकी जो एनर्जी चेंजेस है वो डिफर करता है। तो इसके लिए क्या प्रॉब्लम का सलूशन निकाला गया कि जितनी भी जो टोटल एंथैल्पी चेंज है, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे जितने उसके अंदर बॉन्ड होंगे। तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, या फिर हम बोलेंगे मीन बॉन्ड एंथैल्पी जो होगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी कि जितने उसके अंदर क्या है, टोटल जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी टोटल, उसको लेंगे एंड साथ में क्या कर देंगे, हम साथ में करेंगे कि जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स,
ओके, तो हमें पता है CH4 में 4 बॉन्ड है। ओके, एंड इसकी जो टोटल एंथैल्पी चेंज है वो हमारे पास ये है। ठीक है, बॉन्ड कितने हैं? 4। तो जब हम इस तरीके से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो 4 4 जा 16, 1 and 6, 416 किलो जूल पर मोल। तो यही एक रिजल्ट निकाला गया कि सबकी जो एनर्जी वहां पे डिफरेंट थी। जब हम एक एक बॉन्ड को तोड़ रहे थे तो हमने मीन बॉन्ड एंथैल्पी से निकाला, क्योंकि टोटल जो एनर्जी है वो उसको क्या करेंगे, हम जितने बॉन्ड हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक ये अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पर बॉन्ड के हिसाब से। ओके, तो जब एक CH बॉन्ड टूटेगा तो इतनी एनर्जी निकलेगी, तो इसको हम बोलते हैं मीन बॉन्ड एंथैल्पी। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टर्म जो कि है लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी, अब देखिए लैटिस क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं पता है थोड़ा बहुत। तो आयनिक कंपाउंड जैसे कि हमारे पास NaCl है, तो ये आयन से मिलके बना हुआ है, प्लस एंड माइनस। ठीक है, इनसे मिलके बना हुआ है। एक जो सोडियम आयन होता है वो 6 क्लोरीन आयन से घिरा हुआ होता है, एंड इसी तरीके से एक जो क्लोरीन आयन है वो 6 सोडियम आयन से घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये एक टिपिकल क्या बना, 3 डायमेंशनल एक क्रिस्टल लैटिस बना लेते हैं। ओके, तो जो आयनिक कंपाउंड जो हैं उनको जब हम ब्रेक करते हैं, क्या करते हैं, 1 मोल ऑफ अगर हम आयनिक कंपाउंड ले रहे हैं तो उनको जब ब्रेक करते हैं किस में, उनके जो गैसियस केटायंस एंड एनायंस होते हैं उनके अंदर, गैसियस केटायंस एंड एनायंस के अंदर, तो जो हीट रिलीज होती है या फिर एब्जॉर्ब की जाती है हमें नहीं पता, अभी देखेंगे, तो उसको हम बोलते हैं क्या, लैटिस एंथैल्पी। और मैं आपको बता दूं तो इसकी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव ही मोस्टली आती है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो एंथैल्पी को एब्जॉर्ब ही किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे हमने क्या लिया, NaCl लिया, 1 मोल लिया है, तो NaCl बनता कैसे है, जैसे 2Na प्लस Cl2, 2NaCl बनता है। ओके, लेकिन हमने यहाँ पे 1 बॉन्ड लिया है तो ये NaCl बना है। ठीक है, तो ये किस तरीके से होता है, Na प्लस एंड Cl माइनस होता है, मतलब ये इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है, NaCl के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आपस में अट्रैक्शन के कारण साथ साथ होते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ हमने 1 मोल लिया है, तो हमें क्या करना है, गैसियस केटायंस एंड एनायंस तक पहुंचना है। तो अगर मैं इस तरीके से, ये कैसा है, सॉलिड है, नमक सबने देखा है। ठीक है, सॉल्ट कैसा होता है, NaCl सॉलिड होता है, इसके क्रिस्टल्स होते हैं। अगर हमें क्या बोलूं, लैटिस एंथैल्पी, तो ये होती है Na प्लस गैसियस, ओके, प्लस Cl गैसियस माइनस गैसियस, इसमें हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। अब देखिए ये जो है इसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, कि जो लैटिस एंथैल्पी है उसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं। पहले क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद इसको आयंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सॉलिड है तो उसको गैसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड देन उनको आयंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से एक काफी लंबा प्रोसेस होता है, तो इसलिए इसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटली हम इसको मेजर नहीं कर सकते। हम किसके थ्रू इसको मेजर करते हैं, हम मेजर करते हैं measured by Born-Haber cycle। Born-Haber साइकिल के थ्रू इसको मेजर किया जा सकता है, अदरवाइज हम लैटिस एंथैल्पी को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो या जब हम एक स्टेप में इसको करते हैं तो इसकी जो एनर्जी होगी डेल एच लैटिस 788 के अराउंड आएगी किलो जूल पर मोल। ओके, तो मैं ये एनर्जी इसमें नहीं लिखने वाली, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। मैं ये बताऊंगी कि इसमें पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव कब होगी। तो ये NaCl है, आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड है। तो हम शुरुआत करते हैं किसकी,
बोर्न हैबर का जो साइकिल है उसके थ्रू हम कितने स्टेप्स में इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सोडियम है पहले इनको सेपरेट करते हैं। तो सोडियम किस में है, सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड होता है कि नहीं होता है, ये सोडियम सॉलिड होता है। तो इसको हमें किस में लेके आना है, गैसियस में लेके आना है, ये गैसियस में लेके आए एंड इसको हम एज इट इज लिख देंगे प्लस हाफ Cl2, ठीक है। हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, Na एंड Cl2 में, मतलब अगर हम इसको ब्रेक कर रहे हैं तो Na एंड प्लस Cl2 हाफ लेंगे, हाफ Cl2, क्योंकि ये भी तो एक है, ओके, इसमें हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है तो हमें एक ही रखना है, एक ही मोल इस तरीके से बनाना है, तो इसको हाफ से हम डिवाइड कर देंगे। इतना समझ पा रहे होंगे। ये तो गैसेस ही होता है, क्लोरीन गैस ही होती है। तो हमने देखा ये सॉलिड था, सॉलिड से हम गैस में लेके आए तो डायलेट क्या हुआ, सब्लिमेशन, एंड जो डायलेट सब्लिमेशन होता है वो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब ये वैल्यूज आप खुद से देख लेंगे बुक के अंदर, ओके। अब देखिए, अब ये जो सॉलिड हमने लिया, सॉरी जो गैसेस में हमने कन्वर्ट किया, तो इस गैसेस में से हमें जो सोडियम है उसको आयन में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम बोलेंगे एंथैल्पी चेंज फॉर आयोनाइजेशन, ठीक है। अब किसी भी एटम से, गैसियस एटम से जब हम क्या कर रहे हैं, सोडियम ये गैसियस है, ओके, इसकी आउटरमोस्ट शेल में से जब हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। हीट, हमें जो एनर्जी है वो हमें इसको देनी पड़ेगी, तब ये कहीं जाके हमें एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। तो अगर हम इसकी बात करें 1s2 2s2 इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, तो इसके 3s में 1 इलेक्ट्रॉन है, आप देख पा रहे हैं। इसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है, तो ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 2 जो सेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, इसको रिमूव कर देगा, तो क्या बनेगा, ये जब इसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम इसको एनर्जी देंगे तभी हमें एक इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो ये गैसियस कैटायन हमने बना लिया एंड अब बचा है हमारे पास हाफ Cl2, ओके। तो यहाँ इसका तो काम हो गया, हमारे पास गैसियस कैटायन चाहिए वो हमें मिल गया। अब हम चलते हैं इसके ऊपर, जो ये क्लोरीन है उसके ऊपर। अब ये जो क्लोरीन है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, Cl2 है ये, मतलब ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, तो इसको हमें पहले तोड़ना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे, डेल H किसके लिए देंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। तो ये कैसी होती है, ये भी पॉजिटिव होती है, आपको पता है, ये भी कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू होती है इसकी, ओके, ये भी पॉजिटिव होती है। इसको हम तोड़ देंगे तो क्या बनेगा, Na तो हमारे पास गैसियस में है, Na प्लस प्लस Cl माइनस, सॉरी माइनस नहीं, Cl गैसियस, ओके। इस तरीके से हमने इसको तोड़ दिया। अब क्या करेंगे, जो क्लोरीन है हमारे पास गैसियस फॉर्म में तो आ गया, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको आयन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें फाइनली लेना क्या है, दोनों कैटायन एनायन दोनों ही बनाने हैं गैसियस फॉर्म में। तो गैसियस फॉर्म में तो ये आ गया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें इसकी जो आउटरमोस्ट शेल होती है उसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा, ओके। तो इसका देख लेते हैं एक बार, कितना होता है, 17 होता है, क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है, 3p5 है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे तो ये अच्छा फील करेगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो हम क्या करेंगे, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ओके। ये बात समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, एक बात ध्यान रखिए, जो आयनाइजेशन कर रहे हैं, तो जो डेलएच की सॉरी जहाँ पे ये जो Cl2 हम बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो इसको भी हम हाफ से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब एक Cl2 टूटता है तो कितनी एनर्जी निकलती है, एंड 1/2 Cl2 टूटेगा तो क्या होगा, जो भी डेल H की वैल्यू होगी उसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये आप समझ लेना।
तो हमारे पास फाइनली आ गए ये। अब आप देख सकते हैं इसमें हेस लॉ का यूज हुआ है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि किसमें एप्लीकेशन करते हैं हम हेस लॉ का, लैटिस एंथैल्पी में भी इसका एप्लीकेशन है, क्योंकि ये एक स्टेप में भी हमने देखा इस तरीके से तोड़ा था हमने, ओके। लेकिन इसका अगर हम प्रोसेस देखते हैं, ये डायरेक्टली इस तरीके से हम नहीं तोड़ पाएंगे, तो इसलिए इसका एक प्रोसेस होता है, एक साइकिल होता है जिसके थ्रू बहुत सारी एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं, इसको हम बोलते हैं बोर्न हार्बर साइकिल। तो यही किसमें बताया गया है, हेस लॉ में बताया गया है कि एक स्टेप में ना होके, मतलब पहले ये ऐसे टूटेंगे, ओके, फिर आयनाइजेशन होगा एंड देन इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, डिसोसिएशन, ओके। तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस मिलके क्या बनाएंगे, Na+ एंड Cl-। तो ये थी क्या, बॉन्ड एंथैल्पी। अब जब आप क्या करेंगे, इसमें जो डेल एच की जो वैल्यूज हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कौन कौन सी एंथैल्पीज इसमें इन्वॉल्व हुई। डेल एच सब्लिमेशन प्लस इसकी वैल्यू थी, ओके, प्लस डेल एच आयनाइजेशन प्लस डेल एच बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, माइनस क्या था यहाँ पे, डेल एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इतने स्टेप्स मिलके यहाँ पे क्या बनाएंगे, डेल एच नॉट लैटिस। इस चीज को समझिए आप। चाहे तो आप लैटिस एंथैल्पी को हमने क्या किया, डायरेक्ट अगर हम ऐसे निकालते हैं तो इसकी वैल्यू इन सब की एंथैल्पीज के सम के इक्वल हो जाएगी, ओके, क्योंकि फाइनली हमें पहुंचना तो यहीं पे है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेते हैं इसकी डेफिनेशन। आई थिंक आपने नहीं लिखी होगी, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लैटिस एंथैल्पी की हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, क्या होगा, द अमाउंट ऑफ द, या फिर हम लिख लेते हैं चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 mole of ionic compound completely break down, या फिर हम बोल सकते हैं break down या dissociate into gaseous cation and gaseous anion, ठीक है। तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज होगी वही होगी लैटिस एंथैल्पी। इसमें क्या होता है, हीट इवॉल्व भी होती है इसके बीच में, एंड क्या होता है, रिलीज इवॉल्व भी होती है, एब्जॉर्ब भी होती है, ओके। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं लैटिस एंथैल्पी किसकी, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें भी हम क्या करेंगे, आयनिक कंपाउंड ही लेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने लिया 1 मोल आयनिक कंपाउंड, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी चेंज occur when 1 mole of solute dissolve in specific amount of solvent, is known as enthalpy of solution, ठीक है। जो एंथैल्पी चेंज हो, मतलब या तो एनर्जी रिलीज हो या फिर एनर्जी क्या की जाए, एब्सॉर्ब की जाए, जब 1 मोल सोल्यूट को हम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व करते हैं, तो जो भी एंथैल्पी चेंज होगा वही होगा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ओके। तो इसमें यही एक एग्जांपल गिवन है NaCl का, ठीक है। NaCl यहाँ पे सॉलिड है, ये किस में चेंज हो जाए, Na+ एक्वस, मतलब इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल जो है ऐड हो गए, ठीक है, वाटर के अंदर घुल गया है, प्लस Cl- एक्वस।
अगर ये इस तरीके से होता है तो हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। 1 मोल ऑफ कंपाउंड ब्रेक डाउन, ठीक है, किसमें, इसके एक्वस केटायन एनायन में ये ब्रेक हो गए, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। अब देखो ये हमने बोला NaCl को हमने तोड़ा था, तो इसमें 2 एंथैल्पीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, 2 एंथैल्पीज इन्वॉल्व होती हैं। एक तो ये सॉलिड जो है किसमें बने Na प्लस गैसियस प्लस Cl माइनस गैसियस। अब आप खुद से बताइए कौन सी एंथैल्पी थी, ये थी लैटिस एंथैल्पी, यही थी कि अपनी गैसेस केटायंस एंड एनायंस में पहले टूटेगा। पहले क्या करेंगे, पानी में आप जब भी आप सोल्ट को डालते हैं तो क्या होता है, पहले अपने केटायंस एंड एनायंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। कौन से केटायन एनायन, गैसियस केटायंस एंड एनायंस में वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो उसका अभी हमने देखा एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी अभी हमने प्रीवियस अभी डिस्कस किया है। ओके, अब ये जो गैसेस केटायन एंड एनायन बन गए हैं, जब ये क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं उनके साथ ये जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, Na प्लस एक्वस एंड Cl एक्वस। मतलब ये जैसे एक Na है तो ये Na के ऊपर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है Na प्लस के ऊपर, तो ये वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा तो ऑक्सीजन वाला पार्ट होगा तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। इस तरीके से जो Cl है मतलब अपने चारों तरफ क्या करेगा, ऑक्सीजन, मतलब ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल को ऐड कर लेगा। तो ये पूरी तरीके से इसका मतलब डिसोल्व हो गया है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेल H ऑफ हाइड्रेशन। जब क्या हो, व्हेन, दिखाई दे रहा है, व्हेन सॉल्वेंट इज वाटर। जब वाटर इसके अंदर क्या है, सॉल्वेंट है, तो इसको हम बोलेंगे एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रोजन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, राइट। वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड हो जाएंगे, मतलब इसके एक सोडियम आयन है, इसके चारों तरफ वाटर, ठीक है, इसी तरीके से क्लोरीन है, इसकी तरफ वाटर। ओके, तो ये एक्वस बन गए क्योंकि इसमें पूरी तरीके से ये डिसोल्व हो गए हैं, वाटर के अंदर डिसोल्व हो गए हैं। अगर वाटर हमारा सॉल्वेंट नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेशन। जब वो डिसोल्व हो जाता है पूरी तरीके से किसके अंदर, जो भी सॉल्वेंट है उसके अंदर। जब वाटर है तो हम ये लिखेंगे, ठीक है। तो डेल H मैं इसको साफ कर देती हूं, डेल H सॉल्यूशन को हम क्या लिख सकते हैं, डेल H बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, डेल H लैटिस प्लस डेल H हाइड्रेशन। ओके, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एंथैल्पी चेंज फॉर सॉल्यूशन। तो इसके अंदर जो भी ओवरऑल अगर हम इस प्रोसेस से जाते हैं तो यही होता है, एंड डायरेक्टली हम सॉल्यूशन की एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं तो ये होता है। फाइनली हमें एक्वस केटायंस एंड एनायंस बनाने हैं, एक्वस। अब लास्ट है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। इसमें एंड सॉल्यूशन में छोटा सा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा। इसमें क्या कर रहे हैं हम, प्रीवियस में हमने क्या देखा था कि जो 1 मोल सोल्यूट को डिसोल्व किया था एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, इसमें हम क्या करेंगे, एंथैल्पी चेंज व्हेन वन नहीं, स्पेसिफिक amount of solute dissolve in specific amount of solvent। इसमें क्या किया हमने, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिया एंड स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर उसको ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगी एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। उसका कंप्लीट डाइल्यूशन करना है, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल लिख लिया जो आपकी बुक में गिवन है, ठीक है। इसमें क्या दिया गया, एक बात आप ध्यान रखिए कि ये जो एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन है तो ये कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है,
एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। ओके, आप देख रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं। चलिए इसको समझते हैं इस एग्जांपल को, कि मतलब यहाँ पे क्या है, हमने स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सोल्यूट लेना है, सोल्यूट लेना है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर उसको डिसोल्व करना है। ओके, एंड देन हमें देखनी है कि एंथैल्पी चेंज क्या हुई, तो वो हो जाएगी एंथैल्पी चेंज किसके लिए, डाइल्यूशन के लिए। अब देखो हमने इसको स्पेसिफाइड कर दिया क्या, 1 मोल, ठीक है, सोल्यूट को हमने स्पेसिफाइड कर दिया 1 मोल, मतलब HCl गैसियस फॉर्म में हमने लिया 1 मोल, एंड इसको एक बार डिसोल्व करते हैं 10 मोल्स ऑफ एक्वस के अंदर, मतलब वाटर के अंदर इसको डिसोल्व करते हैं। तो ये इसने बनाया, ठीक है, इसके साथ मिलके HCl के साथ 10 मोल्स ऑफ वाटर कंबाइंड हो गए। तो इसके लिए जो ΔH की वैल्यू है वो ये होती है। अब जो दूसरा हम क्या करते हैं कि HCl का वही सेम 1 मोल रखेंगे एंड इसका 25 मोल्स कर देंगे वाटर के, एंड देन जो एंथैल्पी चेंज होगा वो ये होगा। फिर हम 40 एक्वस ले लेंगे, मतलब 40 मोल्स ऑफ वाटर लेंगे एंड 1 मोल यही रखेंगे, तो जो एंथैल्पी चेंज होगा वो ये होगा। अब हम देखते हैं कि 1 मोल ऑफ जो HCl है उसको इनफाइनाइट एक्वस में हम ऐड करते हैं, मतलब इनफाइनाइट मोल्स ऑफ वाटर के हम लेंगे। जैसे कि हमारे पास 1 ड्रॉप इंक की है, यानी पूरा जो टंकी है उसके अंदर हमने उसको डाल दिया, तो उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी। तो देखो जो ये एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन है ये 2 बातों के ऊपर डिपेंड करती है। किस किस के ऊपर, एक तो होता है रियल कंसंट्रेशन, ऐसे लिख रही हूं, ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, रियल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। देखिए तो इन बातों पे डिपेंड करता है कि जो रियल कंसंट्रेशन होती है सोल्यूशन की, तो जब ये सोल्यूशन बनाया तो इसकी जो रियल कंसंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड करने वाला है क्या, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। एंड दूसरा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अगर हम अमाउंट चेंज कर रहे हैं तो एंथैल्पीज भी थोड़ा थोड़ा चेंज होती जा रही हैं। अब देखो इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब आप समझ गए कि बहुत ज्यादा, मान लीजिए हमने वाटर ले लिया, उसके अंदर बहुत ही कम हमने क्या डाला, HCl ज्यादा, तो उसकी जो एंथैल्पी चेंज होगी उसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब जो हम बोलने वाले हैं कि एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन क्या होने वाली है, तो ये हम देखेंगे जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाता है इसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्योंकि इसमें कितना भी पानी हो सकता है उसके बाद उसकी एंथैल्पी में चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। जब हमने इतना वाटर लिया 40, तो हमारे पास इतनी थी 72.79, जब हमने 25 मोल्स ऑफ वाटर लिए, मतलब ये क्या हमारा सॉल्वेंट है, तो हमारे पास इतनी इसकी एंथैल्पी चेंज आई। जब हमने इनफाइनाइट वाटर ले लिया तो इसकी एंथैल्पी चेंज यहीं पे आके रुक गई, उसके बाद इसकी एंथैल्पी में चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर हम क्या करें कि ये जो है एंथैल्पी चेंज हम कैसे निकालेंगे, मतलब एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन कैसे निकालेंगे, कि ये जो है हमने लिया 25 मोल्स ऑफ H2 एंड 40 मोल्स ऑफ H2, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 72.79 माइनस 72.03। ओके, तो ये हमारे पास आएगा, माइनस है ये वैल्यूज, माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली माइनस में वैल्यू आएगी, ये तो हो गया 0.6 एंड 7, तो ये हमारे पास आ गई इसकी किलो जूल पर मोल। मतलब अगर चेंज होने वाला है तो कितना चेंज होगा, बस इतना चेंज होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, कि कितना, अगर हम सॉल्वेंट का अमाउंट चेंज कर रहे हैं लेकिन हमारे पास सोल्यूट वही है, तो हम जो भी चेंज आएगा वो होगी उसकी एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक बचता है कि हेस लॉ की एप्लीकेशंस। तो मैं आपको बता दूं कि जो हेस लॉ होता है उसको कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब उसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं। तो हमने पढ़ा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसमें उसका यूज होता है हेस लॉ का। ओके, कि क्या होता है कि 1 मोल जो है हमें फॉर्म करना होता है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट से, जैसे हमारे पास क्या है N2 है एंड H2, ठीक है, हाफ।
गैसियस। जो इसके जैसे हमने बनाया NH3 का 1 मोल बनाया, किससे? इसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो एटम्स हैं उनसे, कि जो नेचर में जो पाए जाते हैं उनसे अगर हमें बनाना है, तो ये जरूरी नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही रैंडम को एग्जांपल ले लिया कि वो इनसे डायरेक्टली बन जाएगा। तो उससे पहले हमें कितने स्टेप्स में, जैसे कि हमने लेटिस एंथैल्पी में देखा किस तरीके से ब्रेकडाउन होता है, तो इसी तरीके से जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है तो वो भी जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं वो डायरेक्टली इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनसे बन जाएं, ठीक है। तो उनके लिए इनको बहुत सारे स्टेप्स में भी बनाया जा सकता है कि इनके जो इंटरमीडिएट्स भी हमें बनाने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया कि जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उसमें ये बहुत हेल्प करता है हेस्लो, ओके क्योंकि सारे के सारे कंपाउंड्स अपने डायरेक्टली अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से नहीं बनाए जा सकते, उनमें बहुत सारे इंटरमीडिएट जो स्टेप्स आएंगे उनकी हेल्प से कोई कंपाउंड बन सकता है। एंड दूसरा हम बोल सकते हैं कि ये जो लैटिस एंथैल्पी है इसमें भी इसका यूज हुआ है, क्योंकि हमने बहुत सारे स्टेप्स में इसको कंप्लीट किया, इसको भी हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाएंगे। एंड जो इंटरमीडिएट्स होते हैं ये हमें पता चला कि उनमें भी एंथैल्पी चेंज होती है, तो उनके जो इंटरमीडिएट जो स्टेप्स थे, जो बीच के जो स्टेप्स हैं उनमें भी जो एंथैल्पी चेंजेस हैं वो हमें पता चलती हैं किसकी हेल्प से? ये जो है हेस्लो की हेल्प से, ठीक है। तो इसके ये सारे हम बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन है। एक और होगा वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं। हाँ, एक बॉन्ड एंथैल्पी भी क्या हो रही है, उसमें भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, उसमें भी इसका यूज होता है हेस्लो का। तो ये सारे इसके एप्लीकेशन है, ये यहाँ पे अप्लाई किया जाता है हेस्लो। तो आप समझ लीजिए कि जो हेस्लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेटिस एंथैल्पी आपको तभी समझ में आएगी जब आपने हेसेस लॉ देखा होगा, समझ में आया होगा किस तरीके से हम निकालते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनने की संभावना होती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो आज हमने ये सारा कंप्लीट कर लिया है। एंथैल्पी मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है, आपकी एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग भी कंप्लीट हो गया है, मैंने सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया। सो अब हम जो नेक्स्ट इसमें थर्मोडायनेमिक्स में जो टॉपिक होगा वो होगा एंट्रोपी का, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि किससे रिलेटेड है? एंट्रोपी, जो इसकी नेक्स्ट एक एनर्जी की टर्म आ जाती है, ओके। सो आई होप आपकी हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।